तो गुड इवनिंग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज अपन वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल पे जो आपकी जीएसएसबी के एग्ज़ाम है, उसी के प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आज के सेशन। जैसे पिछले सेशन में हमने साइकेट्रिक के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखे हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं और बहुत बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। सेम ऐसे ही आज के पैनल में भी ऐसे ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ और आप भी कोशिश करना कि आप अच्छे से सकें। प्रॉब्लम आती हो कुछ तो वो आप पूछ सकते एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज के सेशंस में दो आपको मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपके साइकेट्रिक के, देन उसके बाद कम्युनिटी से क्वेश्चन गए हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना देरी किए। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं शेयर करना चाह रहा था कि देखिए एग्ज़ाम में टाइम तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको अटेम्प्टिंग आप करते रहना। ठीक है, इसीलिए बार बार मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटने की प्रोसेस से मत करना कि भाई आप रटने के प्रोसेस से क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं डेली, फिर वो रटने वाली चीज़ें आपके काम आने वाली। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से कोई भी पेपर्स जो है वो आपके पास अगर बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। बुक से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, रैशनल पढ़िए। ठीक है, लेकिन रट के मत करना कोई भी क्वेश्चन आप याद, क्योंकि रटा हुआ चीज़ क्या है, वहां तक आप पहुंचोगे तब तक आपके कंफ्यूजन में वो ये थोड़ा सा खास आपको ध्यान देना। तो आज के आपका जो एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, तो एपिसोड 2 में हम बात करेंगे जो आपका पेपर है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, यानी उसी सीक्वेंस को मैंने आगे कंटिन्यू किया है, इसीलिए यहाँ पे नंबर 16 लिखा हुआ है। तो ये आज के सेशंस का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने है प्रायर टू ईसीटी। ठीक है, यहाँ पे ईसीटी का दिया गया है क्वेश्चन। तो क्लाइंट इज गिवन एट्रोपिन 2। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब आप ईसीटी देते हैं क्लाइंट को तो उससे पहले आप एट्रोपिन देते हैं, वो क्यों देते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्लिप उसको आ जाए, नींद अच्छी आए, सिक्रेशंस उसके कम हो, पेन कम हो, या फिर उसकी स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? मिनिमाइज सीक्रेशन। ओके, बाकी बाकी कैंडिडेट्स का क्या रेस्पॉन्स है? ईसीटी करने से पहले जो एट्रोपिन दिया जाता है उसका आपसे रोल पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ईसीटी के ऊपर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखिए ईसीटी जो है वो मैंने पिछले सेशंस में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि ईसीटी को यूज कब किया गया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन आपका है कि ईसीटी में जो एट्रोपिन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए याद रखना है आपको, ईसीटी में जो एट्रोपिन दिया जाता है ना उसका मेन रीजन क्या है कि वो मिनिमाइज करता है सीक्रेशंस को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस स्लीप के लिए आप क्या देने वाले हैं, एनेस्थेटिक देंगे। ठीक है, और जो कौन सी यूज करते हैं अपन, सोडियम थायोपेंटोन। ठीक है, सोडियम थायोपेंटोन। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, ये एज ए एनेस्थेटिक यूज होता है, याद रखना है। रिलैक्स स्मूथ मसल्स, तो ईसीटी में एनेस्थेटिक के तौर पे तो सोडियम थायोपेंटम दिया जाता है, और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कौन सा दिया जाता है, रिलैक्सेंट दिया जाता है, मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट दिया जाता है, उसका नाम क्या है, सक्सिनाइल कोलिन, याद रखना है, सक्सिनाइल कोलिन, ये दिया जाता है। ये दोनों अगर आपसे ड्रग पूछ लिया जाए, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एट्रोपिन हम क्यों देते हैं, तो एट्रोपिन हम देते हैं मिनिमाइज सीक्रेशंस के लिए। अब पॉइंट नंबर 2 कितनी देती है, तो 0.6 mg देते हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले टाइम, तो याद रखना है बिफोर 30 मिनट, ईसीटी करने से 30 मिनट पहले जो है वो 0.6 mg एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक है। पहला काम तो इसका हो गया कि ये मिनिमाइज करती है सीक्रेशंस, ताकि क्या नहीं हो, रीजंस क्या है इसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रीजन क्या है, तो आपको याद रखना है प्रिवेंट फॉर एस्पिरेशन, प्रिवेंट फॉर एस्पिरेशंस, ताकि क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे तो सीक्रेशंस अगर उसके निकलेंगे तो एस्पायरेट कर सकता है क्लाइंट, तो इस केस में कंडीशंस ज़्यादा खराब हो सकती है, तो हमें सीक्रेशंस को रोकना होता है, तो हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं, जिससे आप कैंडिडेट को एस्पिरेशंस से बचा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, ये मिनिमाइज करती है ब्रेडी अर्थमिया को, ठीक है। मिनिमाइज करती है ब्रेडी अर्थमिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसके लिए हम जो है एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेडी अर्थमिया है ये किस वजह से होगा, ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से हो सकता है, इसलिए हम पहले ही एट्रोपिन का 0.6 mg का डोज दे देते हैं पेशेंट को। समझ में आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपका फिर से साइकेट्रिक से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सनालिटी से क्वेश्चन आएगा इसका मतलब वो बहुत अच्छा क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके दिया गया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो पेशेंट्स होता है वो सस्पेक्ट होता है डेट अदर प्यूपिल्स विल हार्म हिम। एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उसे खत्म करने की सोच रहे हैं, ऐसा वो सोचने लग जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास साइक्लोथाइमिक, हाइपोमेनिक, मेलनकोलिक और पैरानॉइड। क्या आंसर रहने वाला है, अगर आपने कल का सेशन अगर मेरा देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कल ही मैंने इस सेशंस के बारे में पढ़ाया था, इसी पर्सनालिटी के बारे में कल पढ़ाया है मैंने आपको। प्रीवियस सेशंस में ही मैंने आपको इसके बारे में बढ़ाया है। इसमें आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, वो पर्सनालिटी का नाम पूछ रहे हैं आपसे कि उस पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसमें पेशेंट्स को ये लगता है कि कोई दूसरा जो व्यक्ति है या परिवार का कुछ भी हो सकता है, वो सदस्य हो, दोस्त हो, स्टाफ हो, हॉस्पिटल का कुछ भी हो सकता है, वो उसको मारने या नुकसान पहुंचाने की ऐसा फीलिंग रखता हो, ऐसा उसको सस्पेक्ट है, उसको सस्पेंस है। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले क्लाइंट को कौन सा प्रॉब्लम है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है साइक्लोथाइमिक है, ये उसको हाइपोमेनिक है, क्या उसको मेलनकॉलिक है, या फिर उसको पैरानोइड टाइप का पर्सनालिटी है। ध्यान से सोच के समझ के आंसर दीजिए। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कल मैंने इसको सोल्व भी करवाया था, कल भी एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन था, आज भी एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन, यानी जिस पेपर में से क्वेश्चन लिए गए हैं आप सोच सकते हैं कि उस अकेले के पेपर में ही दो पर्सनालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर फटाफट दीजिए। आप लाइव सेशन जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप आंसर देने के लिए जुड़ रहे हैं।
देखिए अभी इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, आपके आंसर्स जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। मैंने आपको कल बताया भी था, जिस पर्सनालिटी में व्यक्ति को ये लगे, और लगे क्या, सस्पेक्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है। सस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो किस चीज में है, सस्पिशियसनेस में, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये फीचर्स अगर किसी पर्सनालिटी में या किसी सिजोफ्रेनिया में अगर आपको देखने को मिले तो याद रखना है वो कौन सी होगी, पैरानॉइड। कौन सी होगी, पैरानॉइड, याद रखना। और अगर ये डिल्यूजन में आपको देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हम परसिक्यूशन। कौन सा डिल्यूजन बोलते हैं, परसिक्यूशन, ठीक है। तो पैरानोइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या पैरानोइड जो सिजोफ्रेनिया होता है, या फिर परसिक्यूशन जो डिल्यूजन होता है, तीनों में ही पी लिखा हुआ है, ठीक है। और इन तीनों में ही एक फीचर्स आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, जो सस्पिशियसनेस आपको कि उस इंसान को, या कोई भी हो, चाहे लेडी है या पेशेंट मेल है फीमेल है, जो भी एनीबॉडी, तो दोनों में ही आपको फीचर्स क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है वो सस्पेंस रहता है, उसको शक रहता है किस चीज़ का, कि कोई भी व्यक्ति उसको ख़त्म कर सकता है, या फिर उसको मारने की प्लानिंग चल रही है, या उसको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग चल रही है। तो इस केस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा तो आपके दिमाग में हमेशा याद रखना है कि ये केस किससे रिलेटेड है, सस्पेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आंसर्स आपका क्या रहेगा, पैरानॉइड। क्या रहने वाला है, पैरानॉइड। अब बात कर लेते हैं आपके बाकी तीन जो पर्सनैलिटी यहाँ पे दी हुई हैं उनके बारे में भी। तो देखिए फर्स्ट वन जो है आपकी साइक्लोथाइमिक, ठीक है। साइक्लोथाइमिक में याद रखना है, साइक्लोथाइमिक में आपको दो चीजें याद रखनी है। वैसे याद रखने लायक पॉइंट एक ही है इसमें, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइक्लो। क्या लिखा हुआ है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या होता है, सर्किल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे लाइफ की सर्किल में कभी ऊपर और कभी नीचे, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, सेम फीचर्स इसमें मिलेगा आपको साइक्लोथाइमिक में। इसके नाम से ही आपको इसको याद रखना है, क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो साइक्लोथाइमिक में आपको याद रखना है क्या होता है, एक तो ये इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, मूड की होती है। तो ये किसका डिसऑर्डर, मूड का डिसऑर्डर, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें जो व्यक्ति होता है ना, उसके जो इमोशंस होता है, ठीक है, तो उसके इमोशंस कभी कैसे होते हैं, हाई होते हैं, और कभी कैसे होते हैं, लो होता है। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग इसका जो मूड होता है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी हाई का मतलब कभी वो बहुत ज्यादा खुश, प्लेजरेबल, हंसता खेलता दिखेगा, और कभी बहुत ज्यादा दुखी, सैड, या फिर उसकी ग्रीफिंग आपको दिखाई देती है। यानी सर्किल में उसके मूड जो है वो शिफ्ट होते हैं, और उसी को हम साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर बाइपोलर में भी तो ऐसा होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बाइपोलर प्रॉब्लम होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, और ये जो साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी होती है, तो इन दोनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है, तो बाइपोलर है। ये आपको याद है, ठीक है। यानी साइक्लोथाइमिक में भी सेम चीज, मूड शिफ्ट होती है, और बाइपोलर में भी मेनिया और डिप्रेशन का रोल होता है, ठीक है। तो हाई का मतलब हो गया मेनिया, और लो का मतलब हो गया डिप्रेशन। लेकिन साइक्लोथाइमिक और बीपीडी में सबसे डेंजरस जो है वो बीपीडी है, नॉट द साइक्लोथाइमिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हाइपोमेनिक। अब हाइपोमेनिक किससे आया, तो मेनिया से आया। हाइपोमेनिक किससे आया, मेनिया से। अब मेनिया में क्या होता है कि मेनिया में कैंडिडेट के जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई, बहुत ज्यादा हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकेगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ क्या लग गया, देखिए हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज। हाइपो का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज। समझ रहे हो, ट्रिक से ही समझना है। तो मेनिया में आगे अगर डिक्रीज लग जाएगा तो कैंडिडेट किस में गया, डिप्रेशन में। तो हाइपोमेनिया किस टाइप की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की। समझ गए आप मेरी बात। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया था आपसे नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। हाइपोमेनिया में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है हाइपोमेनिया में आपको याद रखना है क्या, कि यहाँ पे सॉरी, ये मेलनकोलिक में हो गया। एक सेकेंड, हाँ, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं।
मैं आपको अभी हाइपोमेनिया के बारे में बता रहा हूँ। दोबारा देखिए, हाइपोमेनिया में क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है एबनॉर्मल एलिवेटेड ऑफ मूड एंड एक्टिविटी लेवल्स। ठीक है, ये याद रखना है हाइपोमेनिया में। सॉरी, वो जो अभी मैंने आपको बताया वो मेलेंकोलिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाइपोमेनिया में क्या होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट का जो मूड होता है वो एबनॉर्मली एलिवेटेड होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेनिया जो होता है ना, इसमें कैंडिडेट के जो मूड होते हैं वो 4 शिफ्ट में एलिवेट होता है। जैसे इसकी मेनिया की कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती है, उस हिसाब से इसमें इन्वॉल्वेशन होता है। ठीक है, जैसे यूफोरिया है, एक्टेसी है, ठीक है, ऐसे इस तरह से इलेशन है। तो ये मेनिया के स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसका मूड जो है वो एलिवेटेड होता है। ठीक है, वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग है। हाइपोमेनिया भी क्या है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे जो मूड में एलिवेशंस आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में, वो एबनॉर्मली देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है, एक तो उसकी एक्टिविटी लेवल जो है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड किस में देखने को मिलेंगे, एनर्जी में। और किस में देखने को मिलेंगे, एनर्जी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा एग्रेवेटेड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा यूज होने वाली है। तो कैंडिडेट को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का इशू रहेगा, याद रखना है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो खाना खा नहीं पाते हैं, न्यूट्रेटिव नहीं खा पाते हैं या टाइमली नहीं खा पाते हैं। तो इसको बैलेंस करने का ड्यूटी आपका रहता है, समझ रहे हो। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे फोकस करने लायक चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे आपको मूड और इमोशंस, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। मूड और इमोशंस, इन दोनों में ही आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साइक्लोथाइमिक में भी सेम चीज़ है कि इमोशंस या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ साइक्लो से याद रखना है। हाइपोमेनिया से आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली एलिवेटेड आपको मूड या इमोशंस के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे पेशेंट्स की एक्टिविटी और एनर्जी दोनों में आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप वो ज़्यादा एलिवेटेड है तो फिर उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होंगी और एनर्जी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट आ जाता है मेलेंकोलिक। तो मेलेंकोलिक में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेलेंकोलिक क्या है, मेलेंकोलिक प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की। ठीक है, एक प्रकार का आप डिप्रेशन डिसऑर्डर ही बोल सकते हो मेलेंकोलिक को, ये बात आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि मेलेंकोलिक में जो है वो कैंडिडेट को याद रखना है, इसमें होता क्या है, स्लो डाउन ऑफ स्पीच, स्लो डाउन ऑफ स्पीच एंड थॉट। ठीक है, स्लो डाउन ऑफ स्पीच एंड थॉट एंड मूवमेंट्स। ठीक है तो देखिए इसमें क्या हुआ, आपको पता है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में हमेशा क्या होता है कि वो खोया खोया रहता है। यानी वो एक तो अलोन फील करता है या अलोन रहने की कोशिश करता है, किसी से बात नहीं करता है वगैरह, ये सब चीज़ें आपने नॉर्मली डिप्रेशन में आप जानते हैं। लेकिन मेलेंकोलिक में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी जो स्पीच है वो भी स्लो हो रही है, यानी वो बोल भी नहीं पा रहा है, थॉट यानी विचार नहीं कर पा रहा है, और मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट्स भी उसकी नहीं होंगी, क्योंकि उसके विचार ही नहीं आ रहे तो बॉडी की मूवमेंट्स कहाँ होंगी। इससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली लॉस करता है, कंप्लीटली लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब जाहिर सी बात है कि डिप्रेसिव कैंडिडेट जो होते हैं वो लाइफ में जो एन्जॉयमेंट उन्हें लेना चाहिए वो एन्जॉयमेंट वो ले नहीं पाते हैं। वाई? क्योंकि वो उस जो सोशल जो चेंजेज हैं, जो सोशल कैंडिडेट्स हैं, सोशल जो उसके आसपास की सर्कमस्टेंसेज है वो उसमें फिट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दुखी है इससे, उस जीवन से। अब उस जीवन में उसके साथ बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी हो गई होंगी जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम सेम एज मेलनकोलिक का याद रखने का पॉइंट आपको याद रखना है कि मेलनकोलिक किसको रिप्रेजेंट करता है, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। साइक्लोथाइमिक का मतलब आपको ध्यान रखना है, साइकिल है जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे इमोशंस होंगे, यानी हाई या लो। और
हाइपोमेनिक एज ए मेनिया याद रखना आपको, क्योंकि मेनिया में तो क्या होती है, स्टेजेस होती हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रोग्रेस करता है। हाइपोमेनिया क्या होता है, इसमें भी एबनॉर्मल एलिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी इमोशंस या मूड में, जिसकी वजह से उसकी जो पेशेंट्स की एनर्जी और एक्टिविटी लेवल में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो जाहिर सी बात है, सिमिलरिटी है। और मेलनकोलिक मैंने आपको बताया कि एज ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट्स की स्पीच, थॉट और मूवमेंट बॉडी की वो क्या होती है, स्लो होती है, जिससे वो लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, लाइफ का जो एंजॉयमेंट है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। और पैरानोइड का मैंने आपको बता दिया है कि उस व्यक्ति को सस्पेंस रहता है या सस्पेक्ट रहता है कि उसके आसपास के सराउंडिंग में जो भी प्यूपिल्स हैं वो उसको मारने, पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स या डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी इन विच पर्सन कॉन्स्टेंटली मेंटेन ए पोजिशंस विदाउट एनी मूवमेंट। एक ऐसी पोजीशन को मेंटेन करना जिसमें व्यक्ति कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ध्यान से समझ के करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्रूशियल है, बहुत बार आया है। पहला है मैनरिज्म, दूसरा है कैटाप्लेक्सी, तीसरा है वर्बिजिरेशन, चौथा है नेगेटिविज्म, ठीक है। क्या आंसर रहने वाला है इसका बताइए मुझे। अब देखिए आपके पेपर में ही इस तरह से क्वेश्चन आया है, वैसे इसमें जो ऑप्शंस आपको माना गया है, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन पेपर में आया था वैसा ही मैंने इसको लिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। अब कैटाप्लेक्सी किसको कहते हैं, आप जो आंसर दे रहे हैं मुझे, तो कैटाप्लेक्सी किसको कहते हैं लिखिए। मैनरिज्म, मैनरिज्म अलग चीज होती है। कैटाप्लेक्सी किसको कहते हैं बताइए, आपने आंसर दिया ना अभी, कैटाप्लेक्सी होता है इसका मतलब, कैटाप्लेक्सी किसको कहते हैं, मैं आपसे पूछ, आप मुझे बताइए, किसी चीज को आप कैटाप्लेक्सी कहते हैं। ऑप्शन एक ही बार देना होता है, बार बार चेंज नहीं करना होता है। वो कैटाप्लेक्सी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन पढ़ाते हुए, ये क्वेश्चंस मैंने एज इट इज पेपर में लिया है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, सर बोल रहे हैं तो। समझे आप मेरी बात।
देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर किसी का दिमाग घूमता है। साइकेट्रिक इतनी इजी है नहीं जितना आपको लगता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शंस इसमें जो दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कॉन्स्टेंटली एक पोजिशन को मेंटेन करता है विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है। अब विदाउट एनी मूवमेंट में भी दो ऑप्शंस बन जाते हैं आपके पास में, याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे सेम पोजीशंस या फिर सेम पोस्चर, ठीक है, दोनों कोई भी ऑप्शन अगर आपसे पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है, या तो आपसे पोजीशंस पे पूछा जाए या फिर आपसे पोस्चर पे पूछा जाए, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनमें दो ऑप्शंस आपको याद रखना है, एक होती है कैटालेप्सी और एक होती है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी याद रखना है। ये डिसऑर्डर किसके हैं, मोटर एक्टिविटी के, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि पर्सन्स कॉन्स्टेंटली मेंटेन ए पोजिशंस विदाउट एनी मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम कैटालेप्सी। याद रखना है, क्या कहते हैं, कैटालेप्सी। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी एक पोजीशंस को मेंटेन करके रखता है विदाउट एनी मूवमेंट तो उसको बोलते हैं कैटालेप्सी, ठीक है। याद रखना है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं, यहां आपको एक चीज और ऐड कर देनी है, वो है अनयूजुअल पोस्चर। अनयूजुअल पोस्चर विथ मसल्स रिजिड फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ जो व्यक्ति आपको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, अनयूजुअल पोस्चर, यानी आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे राज पिक्चर आपने देखी हो, ठीक है, जो हॉरर पिक्चरें हैं उनमें कई बार नहीं देखे आपने, इंसान कैसे अजीबो तरीके से ऐसे बॉडी के मूवमेंट एक ही जगह मेंटेन करके रखता है, वो कंडीशंस क्या कहलाती है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, जो अनयूजुअल है, जिसको आप यूजुअली नहीं कर सकते हैं। और कैटालेप्सी में यूजुअल होती है वो चीज़, समझे आप मेरी बात, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा दोनों कंफ्यूज यही करते हैं। इसमें अनयूजुअल पोस्चर मेंटेन होता है लंबे समय के लिए और मसल्स हो जाती हैं रिजिड, यानी आप उसको सोल्व करना चाहो तब भी सोल्व नहीं कर सकते। और कैटालेप्सी में यूजुअल पोस्चर होता है जिसको लंबे समय तक इंसान जो है वो एक पोजीशन में रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन सॉल्व करने की। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस ऑप्शंस का क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक तो। चलिए अभी बात करते हैं मैनरिज्म के बारे में। तो मैनरिज्म किसको कहते हैं, तो मैनरिज्म हमेशा आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। मैनरिज्म में हमेशा आपको याद रखना है, मैनरिज्म बोलते किसको है कि कोई भी बॉडी की ऐसी मूवमेंट जो रेगुलर हो लेकिन बिना किसी मतलब के हो। ध्यान से समझ लेना इस मतलब को, ठीक है। यानी आप इसको अगर साइकेट्रिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, रेगुलर रिपीटेड मूवमेंट, रेगुलर रिपीटेड मूवमेंट, रेगुलर रिपीटेड मूवमेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया, बिना किसी मतलब के, सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मैनरिज्म, या फिर आप इसको स्टीरियोटाइपिज्म भी बोल सकते हो। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, स्टीरियोटाइपिज्म आल्सो नोन एज मैनरिज्म, आल्सो नोन एज मैनरिज्म, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए, सीधा सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप बालों में हाथ डाल रहे हैं, ठीक है, बालों में हाथ डाल रहे हैं, अभी मिरर के सामने डाल रहे हैं तब तो चलो मान के चलिए कि आप देख के डाल रहे हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि आपके बाल कैसे हैं कैसे नहीं, उसका एक और उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन आप हर वक्त ही बातों में डाल रहे हैं, बातें करते हुए भी डाल रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या है, मैनरिज्म है। याद रखना है, कोई भी बॉडी की मूवमेंट जो रेगुलर और रिपीटेड हो, जिसका कोई भी सेंस नहीं हो, समझे आप मेरी बात, उसको हम मैनरिज्म कहते हैं। ये चीज़ आपको ज़्यादातर किसमें, बैंक कैशियर वालों में भी दिख जाएगी। जैसे मान लीजिए बैंक का जो कैशियर होता है ना, वो क्या करता है, नोट की ऐसी गिनती करता रहता है, बट आफ्टर रिटायरमेंट भी उसकी उंगलियों की ऐसी हो जाती है। उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नौकरी छूट गई, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या गिन रहा है वो, कुछ नहीं, लेकिन उसके हाथ की उंगली ऐसे ही चलती रहेंगी। ये है मैनरिज्म,
समझे आप? कैटाप्लेक्सी किसको कहते हैं? इसमें आपको याद रखना है टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल्स टोन। टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल्स टोन, किसी भी मसल्स की कोई टोन होती है जिससे उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, तो वो अगर टेम्परेरी लॉस हो जाए उसको बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। वर्बिजिरेशन किसको कहते हैं? वर्बिजिरेशन हम कहते हैं किसको, जैसे आपने देखे होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी मतलब के फालतू की बातें करते रहते हैं और वल्गर बातें भी होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम वर्बिजिरेशन। तो याद रखना है इसमें कंपल्सिव रिपीटेशंस ऑफ द compulsive repetition of the repetition of seeming less या फिर आप लिख सकते हो मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। कंपल्सिव यानी बहुत ही ज्यादा, रिपीटेशन ऑफ द मीनिंगलेस वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस विदाउट रिगार्ड स्टिमुलस। यानी इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का इस्तेमाल इस तरह से करे जो कि कंपल्सिव है और रिपीटेशन है, जिनका कोई भी मतलब नहीं है और बिना किसी स्टिमुलस के, विदाउट रिगार्ड स्टिमुलस का मतलब कोई भी आगे सामने उसके व्यक्ति भी नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई स्टिमुलाई है, लेकिन वो अपने आप ही बार बार किसी बात को इस तरह से रिवाइज किए जा रहा है, रिपीटेट किए जा रहा है, जिसका ना ही कोई मतलब है, ना ही कोई सेंस है, सामने कोई भी व्यक्ति भी नहीं है, उसको बोलते हैं वर्बिजिरेशन। याद रखना, ठीक है। और नेगेटिविज्म का मतलब क्या होता है? नॉट फॉलो द कमांड, याद रखना है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो अनफॉलो द कमांड, अनफॉलो द कमांड। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पानी का गिलास आप लेके आइए और आपने उस कमांड जो मैंने आपको दी है उसको आपने मना मना कर दिया, तो वो क्या है? नेगेटिविज्म है। लेकिन जनरली जो मना कर देते हैं वो वाली बात नहीं, रेगुलर बेस पे अगर ये चीजें आ जाए कि कोई व्यक्ति जो है हर कमांड को मना कर रहा है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं नेगेटिविज्म, ठीक है। अनफॉलो द कमांड। क्लियर हो गया है? यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है? कैटालेप्सी। क्लियर? चलिए अभी बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ईटिंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि नर्स, जिसकी पीएनआई आपसे पूछी गई है क्या, कि एक पेशेंट है जिसको बुलिमिया की प्रॉब्लम है, वुड बी टू, तो एज ए नर्स आपका क्या पीएनआई होगा अगर पेशेंट आपके पास में बुलिमिया नर्वोसा का है? तो पहला ऑप्शन है कि आप टीच क्लाइंट टू मेजर इनपुट एंड आउटपुट, ये अगर आप क्लाइंट को टीच करेंगे कि आप इनटेक और आउटपुट को मेजर करें। सेकंड ऑप्शन दिया है कि इन्वॉल्व क्लाइंट इन प्लानिंग डेली मील, आप डेली मील की प्लानिंग के समय किसको इन्वॉल्व करो? पेशेंट को इन्वॉल्व करो। या फिर आप ऑब्जर्व करो क्लाइंट को ड्यूरिंग मील्स के दौरान, या मॉनिटर करो क्लाइंट को कंटिन्यूअसली। क्या ऑप्शंस आपका राइट होने वाला? आप देखिए यहाँ ध्यान से आंसर ध्यान से देना, क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है। एग्जाम में जो भी हुआ हो, हाँ हमने सोल्व कर दिया वही होगा, एग्जाम में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मैं एग्जाम में आंसर की नहीं देखता हूँ। एग्जामिनर वाले भी वही मानेंगे ना जो चीजें हैं किताबों में, और क्या मान लेंगे।
आंसर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका? फटाफट दीजिए, देखिए डिले मत कीजिए। पीएनआई पूछी गई है आपसे, आपको पता है ये प्रॉब्लम किसका है? ईटिंग डिसऑर्डर का है, याद रखना है। ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स आपके दो आते हैं। फर्स्ट वन आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक आता है आपका बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। याद रखना है दोनों ही केस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली फीमेल में देखने को मिलेंगे, और दोनों ही केस किस चीज़ से रिलेटेड हैं? वेट गेन से रिलेटेड है, ये भी आपको याद। एक में खाना छोड़ दिया जाता है जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एक में खाना ज़्यादा खा लिया जाता है, फिर उसको लगता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया है और मैं मोटी हो गई हूँ, तो वो क्या करती है? सेल्फ इंड्यूस वोमिट। ये आपको याद रखना है इस वर्ड में, सेल्फ इंड्यूस वोमिट, याद रखना है। और एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जिसको बोलते हैं हम बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। ये दोनों वर्ड जो हैं आपको किससे रिलेट करेंगे? बुलिमिया नर्वोसा से। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपको याद रखना है कि कैंडिडेट खुद क्या करता है? क्वाइट करता है खाने को, ताकि वो अपना बॉडी वेट मेंटेन करे, और उस मेंटेन करने के चक्कर में वो क्या हो जाती है? माल नरिश। क्या हो जाती है? माल नरिश हो जाती है, ठीक है। और इस माल नरिश को करेक्शन करने के लिए ही आप एज ए नर्स पीएनआई रोल प्ले करती हैं, जिससे इस पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बुलिमिया का इशू है, तो बुलिमिया में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में क्वेश्चन बनता है ये एनोरेक्सिया का, तो आपका आंसर क्या सही होता? सी, क्योंकि खाना खाते वक्त आपको ऑब्जर्व करना है एनोरेक्सिया के पेशेंट्स को कि वो खाना खा रही है या नहीं भी खा रही है। और अगर बात आ जाती है बुलिमिया की, तो आपको क्लाइंट को मॉनिटर करना होता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि खाना तो उसने खा लिया है, लेकिन उसके बाद वो जाएगी वॉशरूम में और फिर करेगी सेल्फ इंड्यूस वोमिट, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? क्लाइंट को मॉनिटर करना होता है कंटिन्यूअसली, ताकि आपको पता चल सके कि उसने वॉमिटिंग की है या नहीं की है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा चलिए, ठीक है, समझ में आया है यहाँ पे। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो बुलिमिया से पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है एक क्वेश्चन, रसेल साइन। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है रसेल साइन किस प्रॉब्लम में देखने को मिलता है? तो बुलिमिया नर्वोसा में। किस में देखने को मिलता है? बुलिमिया नर्वोसा में। और रसेल साइन कहते किसको हैं? तो आपको ये भी याद रखना है कि जब कैंडिडेट सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग वो करेगा, ठीक है, तो रसेल साइन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस जो वोमिटिंग वो करता है, तो आपको एब्रेजन और स्कैर देखने को मिल जाएंगे। एब्रेजन एंड स्कैर फॉर्मेशन 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 ऑन द बैक ऑफ हैंड्स, ठीक है। वोमिटिंग भाई वो करेगी तो इसी तरह से करेगी ना, सेल्फ इंड्यूस। तो यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? एब्रेजन्स और स्कैर देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रुसेल साइन बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम आपको किस में देखने को मिलेगी? बुलिमिया नर्वोसा में, क्योंकि वो कैंडिडेट खाना खाने के बाद कहाँ जाती है? उल्टी करने, ठीक है। तो इसका भी न्यूट्रिशंस इम्बैलेंस ही होगा, क्योंकि जो खाएगी वो निकाल देगी ये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी बुलिमिया नर्वोसा की, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होती है? ट्रीटमेंट के तौर पे बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं और एंजियोलाइटिक भी देते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और मॉनिटरिंग किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट में एंजियोलाइटिक ड्रग्स दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से डिल्यूजन पे क्वेश्चन आया है। तो टाइप ऑफ डिल्यूजन आपसे पूछा गया है, मोस्ट कॉमनली इन मैनिक पेशेंट। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा गया है! मेनिया के पेशेंट्स में कौन से टाइप का डिल्यूजन देखा जाता है? आपको आंसर बताना है।
आंसर कीजिए फटाफट। पिछले 15 दिनों से तो इतने कमेंट्स हो रहे थे कि सर क्लास नहीं ले रहे, आप क्लास लीजिए। हमने कहा था वीक में 2 ले लेते हैं, आपने तो डेली बोला था। ताकि हमारा प्लान था एग्जाम सेशंस के ऊपर ही आने का, और उसी पे हम आए हैं। पर ये आंसर, ये रिजल्ट देख के मुझे सरप्राइज होता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने एग्जाम्स को लेके। चोपड़े मतलब अब उठाए जा रहे हैं आपसे, किताबें नहीं। हाँ, क्योंकि एग्जाम में 6 दिन बचे हुए हैं ना, आप तो जो मिल जाए वही पढ़ लो। कलेक्शन तो आपके पास में ही रखा हुआ है, आ ही जाएगा आपके पास। फिर चलिए, जो भी क्लास अटेंड कर रहा है वो कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी पढ़ाई आप करते रहिए कंटिन्यूस, ठीक है। ज़्यादा देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा तो वो ऐसा ही देने वाला हूँ। ज़्यादा बर्डन मत लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोड लेने के चक्कर में आप गलतियाँ ज़रूर करेंगे, ये डेफिनेटली है। और ये मैं मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। एज ए सीनियर आप समझ सकते हैं कि कभी भी स्टडी बर्डन पे नहीं की जाती है, हमेशा उसको रिलैक्स मोड पे ही किया जाता है। इसीलिए सब कहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो तो पहले से की जाती है वो, ठीक है। घर में लड़ाका चोरू डाकू कोई भी आ जाए तो तुरंत आप हथियार नहीं निकाल पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन करोगे ना। वही चीज़ है, एग्ज़ाम भी ऐसी चीज़ है। एग्ज़ाम अचानक नहीं आती है, एग्ज़ाम पहले से इंफॉर्मेशन दे के आती है। आप करो तैयारी। तो आंसर देखिए इस क्वेश्चंस का क्या है। आंसर इस क्वेश्चंस का सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मेनिया है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मेनिया बंदा कैसा होता है, मोर एक्टिव। कैसा होता है? मोर एक्टिव होता है, ठीक है। और मोर एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसका मूड जो है वो कैसा रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। और मूड एलिवेटेड होने की वजह से यहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को क्या समझेगा, मालिक। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है। बड़ी बड़ी फेंकना, एक जगह टिकना नहीं, ठीक है। हमेशा अपने लेवल से ऊपर तक की बात करना, सबसे पावरफुल, ये ध्यान रखना है। मोर पावरफुल या सुपर पावर, ऐसा इसको लगता है कि मेरे पास सुपर पावर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। तो इसमें आपको याद रखना है, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया याद रखना है, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। इस व्यक्ति को हमेशा परसिक्यूशन आ गया है, देखिए यहाँ वही वर्ड है परसिक्यूशन, मैंने अभी आपको बताया था। इस व्यक्ति को ये भरोसा रहता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ रहता है क्या, कि कोई व्यक्ति मुझे खत्म ना कर दे, मार ना दे, इस चीज का इसको डर लग रहा है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और निहिलिस्टिक डिल्यूजन दोनों ही किस में देखने को मिलेंगे आपको, डिप्रेशन। याद रखना है, ठीक है। दोनों में एक पॉइंट याद रखना है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन दो है, ये आपको देखने को मिलता है सीवियर डिप्रेशन, ये आपको याद, ठीक है। गिल्ट का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को ये लगता है कि उसने जिंदगी में जो कुछ किया है वो गलत किया है, उस चीज का उसको फीलिंग होता है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को ये फील होता है, इसलिए इसको डिल्यूजन ऑफ गिल्ट बोला गया है। निहिलिस्टिक में आपको याद रखना है नॉन एग्जिस्टेंस, ये वर्ड आपको याद रहेगा तो निहिलिस्टिक आपको याद रहेगा, यानी दुनिया में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, नॉन एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ये सीवियर डिप्रेशन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे कैंडिडेट सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, याद रखना है, ठीक है। यानी निहिलिस्टिक डिल्यूजन जब आ जाता है पेशेंट में, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी बहुत क्लोजली होनी चाहिए पेशेंट्स को लेके, नहीं तो सुसाइड वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ से अब आपके साइकेट्री खत्म होने के बाद अब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। ये उसी पेपर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपके कम्युनिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा गया है।
तो पहला ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विस और हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्या आंसर रहने वाला है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। या तो आपसे पूछ सकते हैं एलिमेंट्स या पूछ सकते हैं आपसे प्रिंसिपल, दो ही चीज आपसे यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं जो आलमा आटा में डिसाइड हुए थे, ठीक है। और आलम आटा के आने के बाद में ही पीएचसी पे ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस किया। तो इसके प्रिंसिपल्स बने, फिर इसके एलिमेंट्स बने, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपसे पूछा ही ये गया है। तो आपको याद है कि आलमा आटा जो डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, आलमा आटा जो डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, 1978 के अंदर, ठीक है, इसमें क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एलिमेंट्स डिसाइड हुए थे उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन सर्विस, ये बिल्कुल करेक्ट है। फैमिली प्लानिंग सर्विस, ये भी सही है। हेल्थ एजुकेशन एंड रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी सही है। इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो आपको याद रखना है फूड सप्लाई, ये भी लिख लेना अगर आपको याद हो तो, फूड सप्लाई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है ना, इसलिए बहुत बार पूछा जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम में, तो ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट आगे बता ही दिया है हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, इस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आ गया आपका इम्यूनाइजेशन सर्विस आ गया है, और इसके बाद में आपका आ गया है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या थे, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पेशलाइज सर्विस जो है ये आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में एलिमेंट्स नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि इसने ऑप्शन में नॉट ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं है, वो ही आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, और वो है कि प्रिंसिपल्स पूछ लिए गए हैं काफी बार, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है। सो पहला ऑप्शन आपको याद रखना है, और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्विटेबल, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो वो इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहला प्रिंसिपल बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी हेल्थ केयर में पहला प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबर सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। सेकंड जो है वो आपको याद रखना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस प्रिंसिपल्स पे काम करती है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इंटरसेक्टरल अप्रोच, सॉरी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यानी जो सेक्टर्स होते हैं हेल्थ के अंदर, उनका कोऑर्डिनेशंस जो है वो वेल होना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के ऊपर फोकस ज़्यादा दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है,
ठीक है। अगर मान लीजिए वो हो रहा है या भी स्टार्टिंग फेज में है तो उसके प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ये बात बोली गई है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में। ठीक है। एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है इसका वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मान के चलिए कि अगर आपसे एलिमेंट्स नहीं पूछा गया है पीएचसी पे तो आपसे प्रिंसिपल पूछे जा सकता है। तो इसलिए मेरा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने का पॉइंट यही था कि एलिमेंट्स के साथ साथ आपको प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो सिंपल से हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इक्वल देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम्युनिटी वहाँ पे पार्टिसिपेट करनी बहुत ज़रूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। उसके बाद में उसके जो इंटरसेक्टोरल अप्रोचेज हैं, इंटरसेक्टोरल जो भी कंसाइज बिल है उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस ना हो, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कीजिए जिससे टाइम कंज्यूमिंग जैसी चीज़ें ना होनी चाहिए। ठीक है। तो 21 का जो आंसर है जो इस एलिमेंट्स में नहीं है वो है आपका स्पेशलाइज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है, आर द डायग्नोस्टिक साइन वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया कॉप्लिक स्पॉट जो है वो किस प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या आंसर रहने वाला है? ओके। सही है आंसर आपका। ठीक है। तो देखिए कॉप्लिक स्पॉट के बारे में बात करें तो कॉप्लिक स्पॉट इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर किसी को भी पता है। सो राइट आंसर से इसका क्या रहने वाला है? मीजल्स। ठीक है, याद रखना है, मीजल्स का ये आंसर है। ठीक है। और कॉप्लिक स्पॉट आपको एक चीज अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये कौन सी स्टेजेज या फेज में देखने को मिलता है तो प्रोडर्मल जो फेज होती है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। प्रोडर्मल फेज जो होती है मीजल्स की उसमें कॉप्लिक स्पॉट सीन होने लग जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ठीक है। और ये दिखाई कैसे देता है तो याद रखना है, स्मॉल bluish color with white spot on रेड बेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और तो इसमें जो कलर मतलब ये स्पॉट आपको जो देखने को मिलेगा इसमें ब्लूइश कलर का ही होता है और सेंट्रल में इसमें वाइट स्पॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोडर्मल फेज में आपको ये देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और यहाँ से देखिए मीजल से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि कॉम्प्लिकेशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीजल्स का जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो याद रखना है, अगर आपसे कॉम्प्लिकेशन में पूछा जाए तो निमोनिया जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है किसका? मीजल्स का। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है किसका? मीजल्स का, याद रखना है। कौन? निमोनिया। और दूसरा कौन सा है? SSPE, ये भी आपको याद रखना है। अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सब स्क्लेरोसिंग, ठीक है, याद रखना है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस याद रखना है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एनसेफेलाइटिस, ये भी जो है ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है।
ठीक। और मीजल्स को रूबियोला के नाम से भी जानते हैं, रूबियोला के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑल्सो ऑन। ठीक। फिर उसके बाद बात करें रूबेला, रूबेला को किस नाम से जानते हैं? जर्मन मीजल्स नाम से जानते हैं, जर्मन मीजल्स। ठीक है। और वुपिंग कफ को किस नाम से जानते हैं? 100 डे कफ, 100 डे कफ, या फिर पर्ट्यूसिस, या फिर पर्ट्यूसिस, याद रखना है। ठीक है। और मम्स, मम्स में आपको याद रखना है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड, याद रखना है। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मम्स के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ से आपको मम्स से देखिए 2 कॉम्प्लिकेशंस और बहुत बार पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही। ठीक है। मम्स में आपसे, मम्स में जो है ना वो इसके भी 2 कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेल, तो मेल में आपको देखने को मिलेगा ऑर्काइटिस। ठीक है, ऑर्काइटिस। ठीक। और फीमेल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है मम्स का, ऑफ्राइटिस होता है। क्या होता है? ऑफ्राइटिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको ऑर्काइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक है। और यहाँ हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है पूरा सॉल्व। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसके ऊपर? इंडेक्स के ऊपर, कि इंडेक्स, एपिडेमोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा गया। फर्स्ट केस ऑफ द डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड होस्ट या पॉजिटिव एजेंट, किसको बोलते हैं? बताइए क्या आंसर होने वाला है। सोच के बताइए, आंसर इतना जल्दी क्यों दे रहा है? इंडेक्स पूछा है इसने, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट कैसे हो जाएगा इसका आंसर? पॉजिटिव एजेंट किसको कहते हैं हम? जो बीमारी करता है। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए इसका आंसर जो है, इंडेक्स केस एपिडेमियोलॉजी में हम किसको कहते हैं? तो याद रखना है, फर्स्ट केस ऑफ द डिजीज। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। वाई? क्योंकि कम्युनिटी में मान लीजिए कोई भी आउटब्रेक हुआ है इन्फेक्शन का, ठीक है, कोई भी आउटब्रेक हुआ है इन्फेक्शन का, और अगर कोई पहला जो व्यक्ति होता है, फर्स्ट जो केस होता है, जो अफेक्टेड होता है इस इन्फेक्शन से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट केस ऑफ डिजीज, और वो कहलाता है आपका इंडेक्स केस। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में हम इंडेक्स केस किसको कहते हैं? किसी भी डिजीज का जो पहला केस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि इंक्यूबेशन किसको बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो कहां से होता है? एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन टू फर्स्ट साइन ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंस, फर्स्ट साइन ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंस। ठीक है,
यानी किसी भी इन्फेक्शन के एक्सपोजर से लेके उसकी जो होस्ट है, जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी बॉडी में पहला साइन जब तक उस इन्फेक्शन का अपीयरेंस होगा, वो जो टाइम पीरियड है एक्सपोजर से लेके फर्स्ट साइन ऑफ अपीयरेंस तक, वो कहलाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। अफेक्टेड होस्ट कौन होता है? जो जिसको इन्फेक्शन हो गया है वो अफेक्टेड होस्ट है। पॉजिटिव एजेंट कौन है? जो कोज कर सके किसको? पैथोजेनेसिस को। ठीक है। यानी किसी भी इन्फेक्शंस को जो कोज कर सके वो होता है पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, समझ गए? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, और एक और पीरियड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड। एक कौन सा पीरियड होता है? कम्युनिकेबल पीरियड। ठीक है। तो कम्युनिकेबल पीरियड और भैया इंक्यूबेशन पीरियड, दोनों में क्या फर्क है? इंक्यूबेशन तो क्या कह रहा है आपको कि इन्फेक्शन के एक्सपोजर में मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसके बाद में उसकी बॉडी में पहला सिम्टम्स उस इन्फेक्शन का कब आता है, वहां तक का जो ड्यूरेशन है वो तो है इंक्यूबेशन। और याद रखना है वो व्यक्ति, यानी पर्सन कैन ट्रांसमिट ऑफ द इन्फेक्शन, पेशेंट कैन ट्रांसमिट ऑफ द इन्फेक्शन। कोई भी व्यक्ति जिसको जो इन्फेक्शन हुआ है वो व्यक्ति उस इन्फेक्शन को कब तक ट्रांसमिट कर देगा, वो उस इन्फेक्शन का कम्युनिकेबल पीरियड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो पीरियड्स आपके क्वेश्चन जो बनेंगे नहीं, में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, और एक और वर्ड याद रख लेना, लेटेंट पीरियड भी होता है। एक बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में, लेटेंट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम ड्यूरेशंस बिटवीन, टाइम ड्यूरेशंस बिटवीन। ठीक है, अब पीरियड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है टाइम की पूछेंगे ना ये। तो टाइम ड्यूरेशंस बिटवीन एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कोई व्यक्ति जब इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ है तब से लेके और उसकी बॉडी में इन्फेक्शन कब ऑनसेट हुआ है तब तक का जो पीरियड होता है वो होता है आपका लेटेंट पीरियड। ये होता है कम्युनिकेबल और ये होता है इंक्यूबेशन। तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ फॉलोइंग डायमेंशंस इज नॉट इंक्लूड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सिंपल सी बात है कि आपसे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछी गई है, तो अब आपको डायमेंशंस देखने हैं कि कौन सा डायमेंशन इसमें है, और जो नहीं है वो ही आपका राइट आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा इसमें? कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। थोड़ा इसको घुमाते रहते हैं, पहले डेफिनेशंस पूछ ली जाती थी डायरेक्टली, अभी इसको थोड़ा बहुत घुमा दिया है। तो आपको पता है कि WHO क्या कहता है हेल्थ के बारे में, कि वो व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा हो, वेलबींग हो। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे तीनों डायमेंशन आए, फिजिकली आ गया है, मेंटली आ गया है, सोशली आ गया है, लेकिन ऑक्यूपेशनल नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कॉन्ट्रासेप्शन पे। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, फॉर पेशेंट विद हार्ट डिजीज। यानी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए बेहतर है, सबसे बढ़िया है, बताइए आंसर क्या है? IUCD है, डेपो प्रोवेरा है, डायफ्राम है, या OCP है? क्या आंसर है? और बेस्ट क्वेश्चन है ये भी बता रहा हूं मैं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का।
सोचते भी नहीं हैं आप, सोचते भी नहीं हैं, इसीलिए तो आप खुद सोच के देखिए, ये जो आपकी माइंडसेट थ्योरी है, ऐसी सबकी माइंडसेट थ्योरी है। आपने सोचा भी नहीं जरा सा कि मैं इसको रोकूं, थोड़ा टाइम लूं, सोचूं क्या है। हार्ट डिजीज का पेशेंट है, उसको आप आईसीडी कैसे दे पाओगे, मुझे बताओ। उसने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बताना है आपको। आइडियल का मतलब जो बेस्टम बेस्ट है, आईसीडी आप कैसे दे दोगे? अरे बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आईसीडी कैसे दोगे आप इसको? बिल्कुल नहीं दे सकते आईसीडी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन एक वैसे ही फंस जाता है, ये क्वेश्चन हिट है, सिंपल, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, तो आप कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं दोगे? तो ओसीपी, सिंपल है, इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन पूछा आपसे हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज में आपसे पूछा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, सिंपल सी बात है, डेपो प्रोवेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाम्पा, क्या बोलते हैं? डाम्पा, ठीक है, या फिर अंतरा, ठीक है। अंतरा प्रोग्राम के अंदर डाम्पा लगाया जाता है, जिसको ब्रांड नेम डेपो प्रोवेरा है, लगाते हैं। तो ये बेस्ट है किसके लिए? हार्ट पेशेंट्स के लिए। याद रखना है, आईयूसीडी नहीं देते हैं इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी फुल फॉर्म भी पूछी गई है इसकी। डायफ्राम भी नहीं देते हैं, ओसीपी भी नहीं देते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये तीनों ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ओसीपी भी नहीं देते हैं, याद रखना है। ओसीपी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस फॉर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस ये किसके लिए ओसीपी? तो आपको याद रखना है न्यूली मैरिड कपल, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा? तो भैया ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, माला एन, माला डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। जिनके बेबी हो चुकी है उनके लिए आप आईयूसीडी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इमरजेंसी पिल पूछ सकते हैं, याद रखना है। इमरजेंसी पिल्स कौन सी है? तो आपको पता है अनवांटेड 72, यानी लिवोनोगेस्ट्रॉल, लिवोनोगेस्ट्रॉल, याद रखना है, लिवोनोगेस्ट्रॉल, अनवांटेड 72 इमरजेंसी बेस्ट पिल होती है, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन से ऐसे हिटिंग क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। डेपो प्रेवारा के बारे में बात बताऊं तो आपको बता दिया मैंने, इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है? डाम्पा, डाम्पा फुल फॉर्म पूछी गई है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है, याद रखना है। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, क्या आता है इसमें? तो प्रोजेस्ट्रीन आता है, क्या आता है? प्रोजेस्ट्रीन आता है, याद रखना है। प्रोजेस्ट्रॉन का ही डेरिवेटिव है प्रोजेस्ट्रीन, आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कितने मंथ के ड्यूरेशंस में? तो आपको याद रखना है 90 डेज के ड्यूरेशन पीरियड में जो ये इंजेक्शन है आईएम दिया जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। कितने साल की उम्र में दे सकते हैं? 15 साल से 45 साल की उम्र में दे दी जाती है। फर्टिलिटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्टिलिटी कब रिटर्न होगी, तो आपको याद रखना है लास्ट डोज के 7 to 10 मंथ के अंदर, लास्ट डोज के 7 to 10 मंथ के अंदर वापस उस लेडी की फर्टिलिटी रिटर्न हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक। और डोज अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना है 150 mg/ml, और कितने टाइम में देते हैं? 90 दिन में देते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखने वाला है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? हाँ, जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो, बोलिए। दीपो पैरावेरा भी डांपा ही है, डांपा ही इसका ब्रांड नेम है भाई। डांपा क्या है? डांपा तो इसमें आता है, रिवर्सिबल प्रोजेस्टेरिन है ये। ठीक है, तो डीपो प्रेवेरा जो है इसका ब्रांड नेम है, और अंतरा जो है वो प्रोग्राम है जिसके अंदर ये चलती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम में फ्री में मिलती है ये, और 3 महीने में इसको दे सकते हो आप। समझ में आया? हाँ, तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लगभग क्वेश्चन जो हिटिंग है वो बता दिए मैंने आपको। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए मिनी पिल, एक और लिख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैक्टेशनल जो मदर होती है, लैक्टेशनल जो मदर होती है, ठीक है, यानी जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी हो चुका है, अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो इनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मिनी पिल, याद रखना है। कौन सी पिल? मिनी पिल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फंसेंगे आपके कम्युनिटी में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट पैरामीटर आपसे पूछा गया है किसका? असेसमेंट फॉर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पैरामीटर जो है वो बेस्ट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन वेट फॉर एज, सेकंड ऑप्शन वेट फॉर हाइट, थर्ड ऑप्शन हाइट फॉर एज, फोर्थ ऑप्शन मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। क्या आंसर रहने वाला है? देखिए अभी भी आपने गलती कर दी। हाइट फॉर एज कैसे हो जाएगा इसका आंसर? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये? हाइट फॉर एज नहीं होगा, गलत आंसर है। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिए पहले। ठीक है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन आपसे पूछा गया है। तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का बेस्ट पैरामीटर जो होता है वो कौन सा होता है? वेट फॉर हाइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पैरामीटर कौन सा है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का, तो आपको याद रखना है वेट फॉर हाइट। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी पे कौन है? तो सेकंड प्रायोरिटी पे ऑप्शन आता है आपका MUAC। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? वेट फॉर हाइट। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो ग्रोथ चार्ट से करते हैं। किससे करते हैं? ग्रोथ चार्ट। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं। MUAC क्या है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। किससे मेजर किया जाता है? सेकेंड टेप से। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कहाँ मेजर किया जाता है? तो आपको याद रखना है एक्रोमियन प्रोसेस से ऑलन क्रेनॉन प्रोसेस होती है एल्बो पे। यहाँ पे इसको मार्क करके और पैरामीटर देखा जाता है। MUAC का उससे आइडिया होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
और ये 1 से 5 ईयर तक के बच्चों को मेजरमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें देखिए माल न्यूट्रिशंस में है ना, थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़े से पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि माल न्यूट्रिशंस में कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही फंसते हैं, तो वो थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखने वाली चीजें याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, वेट फॉर हाइट रहने वाला है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का अगर बेसिक सेकंड पूछे आपसे, तो फिर आपके पास में एमयूएसी, हाँ अगर ये ऑप्शंस में अगर आपके नहीं है तो फिर आपका एमयूएसी राइट आंसर जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस फंसेगा ही ऐसे ही, ये बात भी आपको ध्यान रखने वाला है, ठीक है। हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, तो जैसे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछा गया है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वॉस्टिंग देखने को मिलेगा आपको बच्चा, ठीक है, वॉस्टिंग सीन ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड प्रायोरिटी पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे इडिमा भी देखने को मिल जाता है आपको, इडिमा इन बोथ फीट, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्यूट की, यहाँ पॉइंट में ध्यान रखना है। सीवियर है जो क्वेश्चन है वो भी सीवियर है, लेकिन वहां क्रॉनिक की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, एक्यूट की बात हो रही है। तो सीवियर क्रोनिक में आपके लिए बेस्ट पैरामीटर क्या है, हाइट फॉर वेट फॉर हाइट, ठीक है, और हाइट फॉर वेट फॉर हाइट, ठीक है। और इसको मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं, तो ग्रोथ चार्ट से थ्रू करते हैं, जो कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं वो इसमें पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं, और वो डॉट के पॉइंटिंग के हिसाब से इसमें मेजरमेंट निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि इसमें वोस्टिंग आपको बच्चा देखने को मिलेगा, और दोनों जो फीट्स होते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इडीमा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ सकते हैं एमयूएसी कितना देखने को मिलता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, तो आपको याद रखना है बिलो 11.5 सेंटीमीटर, याद रखना है। और अगर आपसे सीवियर की जगह मॉडरेट पूछ लिया जाए, अगर आपसे सीवियर की जगह मॉडरेट पूछ लिया जाए, और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में एमयूएसी की रेंज पूछे, तो 11.5 से लेके 12.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ये दोनों क्वेश्चंस आप दिमाग में याद रखना, ठीक है। अगर क्रॉनिक फंसा तो ये, नहीं तो एक्यूट फंसे तो ये दोनों क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फीवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस। डेंगू फीवर इज कॉज बाय बाइट्स ऑफ विच मॉस्किटो आपसे पूछा गया है, तो आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर होने वाला है इसका। क्या आंसर होने वाला है, जल्दी बताइए। देखिए आप धीरे बताते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन भी मुझे डेप्थ में ले जाना पड़ता है। एडीज एगेप्टी, वेरी गुड। चलिए चलो अब इसका मेरा दूसरा नाम बताइए, आपके लिए ये होमवर्क है आज का। एडीज इगेप्टी जो मॉस्किटो आपने मुझे आंसर दिया है, इसका दूसरा नाम क्या है। इतना टाइम मत लीजिए, तुरंत आंसर दीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो भी। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो इज आल्सो नॉन एज, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो भी। बाकी कैंडिडेट तो आंसर दीजिए, एक तो पहले ही इतने से तो आप हो।
येलो फीवर मॉस्किटो किसको बोलोगे आप येलो फीवर? है येलो फीवर कहाँ आ गया? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, हाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। देखिए, डेंगू फीवर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए डेंगू फीवर को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेंगू वायरस, भाई वायरस ही होता है, ठीक है, तो वायरस कौन सा है, तो अर्बो, कौन सा वायरस, अर्बो या फिर फ्लैवी, या फिर फ्लैवी, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट तो आपका हो गया अर्बो या फ्लैवी वायरस, किसका, डेंगू फीवर का। ओके, अब इसको बाइट्स किसकी वजह से होता है, तो एडिज इजिप्टी इज द राइट आंसर ऑफ डेंगू फीवर। इसका दूसरा नाम क्या है, तो टाइगर मॉस्किटो के नाम से इसको जानते हैं, और ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, टाइगर मॉस्किटो। ओके, अब देखिए फीमेल एनोफिलीज इसके द्वारा कौन होता है, मलेरिया, ठीक है। मेल एनोफिलीज इससे भी मलेरिया होता है, लेकिन याद रखना है ये एसेक्सुअल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, एसेक्सुअल, इसलिए इससे नहीं होगा। ये कौन सा है, सेक्सुअल साइकिल वाला पॉइंट होता है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से कौन होता है, तो जैपनीज एनसेफेलाइटिस, कौन होता है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, याद रखना है जैपनीज एनसेफेलाइटिस। ओके, याद रखना है, ठीक है। और कौन सा होता है, तो वेस्ट नील फीवर। वैसे तो पॉपुलर क्वेश्चन जैपनीज ही है, लेकिन ये भी आप याद रख लीजिए, वेस्ट नील फीवर भी इससे होता है, किससे, क्यूलेक्स। समझ में आया। चलिए, अभी डेंगू फीवर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया। तो डेंगू फीवर में आपको मैंने क्या बताया कि एक तो इसको ब्रेन बोन ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। दूसरा, इसको पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट आपका अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस से ये डेंगू वायरस जो है वो होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आपको याद रखना है इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है 5 to 6 days। ठीक है, वैसे तो 3 से 10 दिन है, लेकिन यूजुअली कितना है, 5 to 6 डेज जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसका, डेंगू फीवर का। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और सिम्टम्स के बारे में लगभग ज्यादातर पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्रंटल हेडेक आपको देखने को मिलती है, सामने वाली ये जो हेडेक दिख रही है, फ्रंटल हेडेक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके साथ में मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसका, मोस्ट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है। आपको पता है इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, याद रखना है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सीजर्स वगैरह तो कॉमन है, वो भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो आज के सेशंस का ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, कि टाइमिंग काफी हो चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने वाले पढ़ने के लिए। मैंने आपकी वजह से तो सब कुछ ये टाइम शेड्यूल निकाल के क्लासेस प्रिपेयर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग लगे पड़े हैं। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, वेरी गुड पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या है बताइए आप मुझे, कि ब्लाइंडनेस जो इंडिया में हो रही है उसका लीडिंग कॉज क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर रहने वाला है इसका, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन रहे तो आंसर गलत। है
चलिए आंसर दोनों का आपका सही है, ठीक है। तो कैटेरेक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, कितना परसेंट है? तो आपको याद रखना है 62%, मोर देन 62% जो रेशो है वो कैटेरेक्ट का है, ब्लाइंडनेस होने का, ठीक है। इसके बाद में ये फर्स्ट नंबर पे कौन है? कैटेरेक्ट है, याद रखना है। देन उसके बाद है रिफ्रैक्टिव एरर, देन कौन है? रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। ये भी मोर देन 19% जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलता है। ग्लूकोमा जो है वो 5.80% समथिंग जो है रेशो है ब्लाइंडनेस का, ग्लूकोमा का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोर देन कौन है? कैटेरेक्ट, ये ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज, ठीक है। तो आज के सेशंस को अपन यही फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशंस पसंद आया हो। आज के सेशंस में आपने दोनों चीजें पढ़ी, फर्स्ट चीज साइकेट्रिक पढ़ी, ठीक है। देन आपने आज कुछ एक क्वेश्चंस कम्युनिटी के पढ़े हैं। अब नेक्स्ट कल के पार्ट में देखते हैं आपके क्या सेशंस के क्वेश्चन आएंगे, जो भी होंगे सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आई होप क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लासेस में जरूर डेली आया करिए, ठीक है। कि अपने पास ज़्यादा यहाँ पे टाइम अपन लेते भी नहीं है ना, वेस्ट करते हैं। और ऑब्वियसली चाहे मैं आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन जितने भी पढ़ाऊंगा, आई होप कि मैं आपको 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस पढ़ा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये आपकी PYQ सीरीज है। ये ऑब्वियसली है, उम्मीद होती है कि हर PYQ सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।